हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करें, लोअर पीसीएस की बात करें, समीक्षा अधिकारी या फिर हम बात करें बीईओ, तो इन सब के लिहाज से बहुत ज़रूरी है आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए ताकि आप एग्जाम जब देने जाएं तो वहां पर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सो उसी के लिए ये हमारा कोई सीरीज है। आज ये 10th वीडियो है। सो आइए एक एक करके यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देखें। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोअर पीसीएस या फिर बीईओ की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने जीएस वाले पोर्शन को ऐसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि आपको बहुत कम पढ़ना पड़े बट सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं, तो उसी के लिहाज से ये हमारा जो पेड क्विज सीरीज है, जो पीडीएफ है, इसको आप परचेस करते हैं, इसको आप देखते हैं तो आप समझिए कि आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया, आपने स्टैंडर्ड बुक्स के वो सारे टॉपिक्स कर लिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फीस इसका बहुत मिनिमम रखा गया है, जस्ट 500 रुपीज़ फॉर 1000 डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू। ये जो डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू का मतलब क्या है कि हर एक टॉपिक क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर कवर अप हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक से क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, समझ रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो जो फैक्ट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप हैं। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक सबको मर्ज करके यहाँ पर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अगर सैंपल फाइल देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाइए, आपको सैंपल फाइल देखने को मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है हुमायूं जो था उसने 4 युद्ध लड़े थे। अब वो चारों युद्ध आपको तिथि के अनुसार यहां पर व्यवस्थित करने हैं। अब जो ऑप्शंस दे रखे हैं हम बाद में इस पे चलेंगे, पहले तो देखिए एक चीज जरूर करिएगा कि आप हर एक क्वेश्चन को खुद भी लगाने की कोशिश करिएगा और अपने आप को एक बार इवेल्युएट करिएगा आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहां पर हम बात करें, एक ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं और इसको हमेशा के लिए याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हुमायूं की बात कर रहे हैं, हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े और उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है कि 16th सेंचुरी में हुमायूं आया था, यानी कि 1500 में जो है हुमायूं यहाँ पर हिंदुस्तान में था और उसने 4 यहाँ पर युद्ध लड़े। अब वो कौन कौन से थे? एक लड़ा इसने 1532 में, दूसरा यहाँ पर इसने लड़ा 1539 में, तीसरा लड़ा 1540 में और चौथा लड़ा 1555 में, ठीक है। ये 4 डेट, अब ये डेट कैसे याद रहेंगी? 39 और 40 ये तो आपको एज इट इज याद रहेंगी, 1 साल का डिफरेंस है और आई थिंक कि हर किसी को ये चीज़ याद रहती है। बट यहाँ पर 55 और 32 कैसे याद रखेंगे? मैंने बोला कि 16वीं शताब्दी में यानी कि सेंचुरी में हुमायूं ने ये 4 युद्ध लड़े, ठीक है। मैंने बोला 16, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32, ठीक है। 32 में 3 और 2 को आप ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 5, दोहरा दीजिए उसको तो हो जाएगा 55, समझ रहे हैं। 16वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? 16 दूनी 32, ठीक है। 32 पहला युद्ध जो इसने लड़ा किसको पाने के लिए? भैया दिल्ली पे शासन करना था, ठीक है। यानी कि पहला क्या हो जाएगा आपका? देवरा, समझ रहे हैं, डी से देवरा। अब दिल्ली पे या फिर शासन करना है, फिर दिल्ली को जीतना है, तो इसके लिए बहुत सारी चाल तो चलनी पड़ी होगी। चाल से मतलब क्या है? चौसा, ठीक है। अब चाल चलनी पड़ी होगी, जब चाल चली होगी तो उसके बाद ही जाकर ये जीता होगा, ठीक है। और चाल इसने कुछ ऐसी चली कि मौज मौज में इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कैसे? मौज में, ठीक है। मौज का मतलब क्या हो गया? कन्नौज। कन्नौज में आपको मौज सुनाई पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पर बस ध्यान देने की जरूरत है, तो कन्नौज आपको याद रहेगा, ठीक है। अब किस पर अधिकार कर लिया? हिंद पर अधिकार कर लिया, दैट मीन्स सरहिंद। तो इस तरीके से आपको ये सारे साल यहां पर याद रहेंगे और ये सारे युद्ध आपको याद रहेंगे जो कि हुमायूं ने हिंदुस्तान में लड़े थे। देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। दिल्ली पर शासन करना था, चालें चली, मौज मौज में सरहिंद पर यानी कि हिंद पर उसने अधिकार प्राप्त कर लिया। तो 1532 यानी कि 16वीं शताब्दी, 2 से गुणा करिए, 32 आ जाएगा। 39 40 ऑलरेडी आपको याद है, ये मैं मान के चलता हूं, और 32 में 3 और 2 को मिला दीजिए, 5 को 2 बार लिख दीजिए, 1555 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 युद्ध और इनके टाइम पीरियड। सो यहां पर जो इसका हम सही आंसर की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, तो सही आंसर की बात करें कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आएगा देवरा, इसके बाद चौसा, इसके बाद कन्नौज और फिर आएगा सरहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहां पर दिया हुआ है, इसमें बात करी गई है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया? अब देखिए, कोई भी बच्चा हो, अगर उसके पिता का साया उसके ऊपर से चला जाएगा तो जीवन में अंधकार आ जाएगा, ठीक है। अंधकार, अंधकार कैसा होता है? किस कलर का होता है? भैया काले रंग का होता है ना, ठीक है। तो
ऑब्वियस सी बात है, काला आपको एक में ही दिखेगा, वो क्या है, काला नौर। बात खत्म, आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रहेगा ये, ठीक है। अब कालानौर की बात करें, कालानौर एग्जैक्टली है कहां पर, तो ये पंजाब में गुरदासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां उसके पास में ये जगह पड़ती है। और अकबर उस समय मात्र 14 साल का था, ये हर किसी को पता है। अगर आपने कभी किसी ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी करी होगी तब भी आपको ये चीज़ पता होगी, अकबर 14 साल की उम्र में तख्त पर बैठ गया था, यानी कि वो शासक के रूप में स्थापित हो गया था। अब 14 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 56, यानी कि 1556 वो साल था जब ये बैठा था, ठीक है। मतलब इसने इसको बादशाह घोषित करा गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर आप चीज़ों को इंटरलिंक करके याद कर सकते हैं। और 14 इसका मतलब एज था, और 14 फरवरी को ही, यानी कि वैलेंटाइन डे को ही ये समझिए ये मुगल बादशाह के रूप में स्थापित इनको करा गया था, यह घोषित करा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा, ये जो प्रथा थी ये किसने स्टार्ट करी थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये आंसर क्या आएगा आपका, जहांगीर का। जहांगीर ने ये स्टार्ट करी थी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा सर्च करिएगा गूगल पे, अगर आपको नहीं पता हो तो ये बताइएगा 2 अस्पा और सिंह अस्पा, ये जो प्रथा थी इसका क्या मतलब था और किस लिए इसको चलाया गया था। ये जो चलाया गया था किस लिए चलाया गया था, ये जो रीज़न है, ये रीज़न मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सर्च करें, कुछ पढ़ें, कुछ लिखें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईरान की बात करते हैं कि ईरान का जो शाह था और मुगल शासक जो थे, इनके बीच में झगड़े की क्या वजह थी। तो देखिए, कभी भी ये 2 एम्पायर आपस में लड़ते हैं तो एक मेन रीज़न होता है, अगर किसी पर्टिकुलर जगह के लिए लड़ रहे हैं तो वहाँ पे होती है बात किसकी, प्रतिष्ठा की। सबसे ज़्यादा तो बात यही होती है कि भैया तुम यहाँ पर अधिकार नहीं कर सकते, हम ही करेंगे, हम बड़े हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से प्रतिष्ठा का प्रश्न आ जाता है। तो वो जो प्लेस था वो क्या था आपका, कंधार। कंधार वो प्लेस था जहाँ पर प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई हुई थी, ठीक है। और इसके बाद अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर सम्मेलन जो है संरक्षण से संबंधित था, किसके, जैव ईंधन के, वनों के, नम भूमि के या फिर शुष्क भूमि के। तो नम भूमि का मतलब क्या हो गया, वेटलैंड की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने बोला है वेटलैंड, 100% मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आ गया होगा, अच्छा वेटलैंड की बात कर रहे हैं, ओके ठीक है। तब यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब रामसर कन्वेंशन ये 2 फरवरी 1971 में एक बैठक हुई थी, ईरान का एक शहर है रामसर में, और वहीं पर इस कन्वेंशन की नींव पड़ी थी। पूरी तरीके से जो ये क्रियान्वित हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था 1975 में हुआ था, 1975 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण यानी कि जो बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है वो स्थापित किया गया कौन से साल में और कहां पर, ये 2 बातें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पर देखिए इंडिया की बात चल रही है, हम बायोडायवर्सिटी की बात करें तो बायोडायवर्सिटी एक्ट जो है यानी कि जैव विविधता अधिनियम, ये 2002 का है। आई होप कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कोई अथॉरिटी यहाँ पर जिसको एस्टेब्लिश करा गया, इसकी स्थापना करी गई है, तो उसके बाद ही करी गई होगी, ठीक है। अब उसके कितने टाइम बाद, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में देखेंगे एकदम क्लोज ऑप्शन है, 2003 हर जगह दे रखा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, चलिए 2003 ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि इस साल में जो है इसको एस्टेब्लिश करा गया होगा। अब कौन सी जगह होगी, चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता या फिर हैदराबाद। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी तो आप तुरंत खारिज कर सकते हैं, क्योंकि भैया केरल दे दिया, पूरा राज्य दे दिया, तो पूरे राज्य की तो बात होगी नहीं, ये तो बात ही खत्म कर दीजिए। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, चेन्नई। इसको याद रखिएगा, चेन्नई में कहाँ पर, ठीक है, मतलब चेन्नई में एग्जैक्टली, और चेन्नई एग्जैक्टली कौन से स्टेट में, ये सबको पता है, यहाँ पर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ इसके बारे में याद रखनी है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण 2003 चेन्नई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, जैव सुरक्षा या बायोसेफ्टी का जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है ये किससे रिलेटेड है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल की बात करें, आई होप आप सबको ये चीज़ पता होगी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से रिलेटेड है। अब आपको ये बताना है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल, इसका ईयर बताइएगा, दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि हिंदुस्तान ने यानी कि इंडिया ने इस पर कब साइन किए, वो ईयर कौन सा है। ये 2 चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर बात हो रही है कि सबसे लंबा जीवित जो वृक्ष है वो कौन सा है। अब यूकेलिप्टस है, देवदार है, और या फिर आपका ये
पड़ांग है या फिर सिकोया है। तो सही आंसर क्या है? सिकोया। ठीक है, जिसमें कोई सिकुड़न नहीं पड़ती, वो बस बढ़ता रहता है। ठीक है, मतलब ये तकरीबन अगर हम कहें तो 116 मीटर के आसपास की इसकी हाइट होती है। कहाँ पर पाया जाता है? ये यूएस में, और वहाँ पर कहाँ पर? कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया में इतने लंबे ये वृक्ष हैं, सिकोया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में जो स्टेट लेजिस्लेटिव्स होते हैं उनका उच्च सदन कौन सा होता है। अब ये क्वेश्चन वैसे हम देखें तो ग्रुप सी के जो पेपर होते हैं उसमें आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप सबको पता होगा यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? विधान परिषद की बात कर रहे हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोगों से चाहूँगा कि इंडिया के उन स्टेट्स का नाम बताइए जिसमें दोनों हैं, मतलब लेजिस्लेचर भी है, लेजिस्लेटिव भी है और यहाँ पर काउंसिल भी है। ठीक है, मतलब जो आपकी विधान पालिका है और विधान परिषद है, दोनों हैं। अब वो कौन कौन से स्टेट हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, आर्टिकल एक यहाँ पर याद रखिएगा, आर्टिकल 168 जो है इसका खंड 2, इसके अंदर ये चीज़ मेंशन है कि इंडिया में कोई मतलब राज्य है तो उसमें 2 विधान सदन होंगे विधानमंडल के, एक होगा आपका विधान परिषद और दूसरा होगा विधानसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है आपका निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में जो कथन है वो यहाँ पर सही नहीं है। अब कौन सा है जो सही नहीं है कथन? पहले की बात करें कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा है उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सो अब देख लीजिए यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो ये हो गया आपका खारिज। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर है कि भारत के केंद्र राज्य संबंध ये प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से या फिर नियोजन प्रक्रिया से या फिर राजनीतिक हितों में जो अंतर्विरोध होता है उससे या फिर हुक्म चलाने की प्रबलता से। तो जब हम केंद्र और राज्य संबंध की बात कर रहे हैं, सेंटर और स्टेट रिलेशन की, तो संविधान के प्रावधानों की वजह से तो ये प्रभावित होते ही हैं। ठीक है, उसका तो इन्फ्लुएंस है ही इन पे। जो नियोजन प्रक्रिया है उसकी वजह से भी है, राजनीतिक हित के जो अंतर्विरोध होते हैं उसकी वजह से भी है, और अगर सेंटर हुक्म चलाता है तो उसकी वजह से भी है। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। 1 2 3 4 ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर मतलब सारे स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया है या फिर सोच है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? सेंटर मतलब या राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भैया जरा आर्टिकल तो बताइए। जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं और हम बात करते हैं किसकी? फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो ये तीनों ज़रा बताइएगा। अब इसमें नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी ये बताइएगा। इसके अलावा ये जो तीनों हैं इनके जो आर्टिकल्स हैं ये आर्टिकल्स जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए ब्रेन स्ट्रोमिंग करना इज़ वेरी नेसेसरी। जब तक आप सोचेंगे नहीं, दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे, रिकॉल नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं किसी चीज़ का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होते मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या फिर संवहनिक वर्षा से। सही आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट मानसून। सबसे ज़्यादा बारिश किससे प्राप्त होती है? साउथ वेस्ट मानसून से। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से या फिर लौटते मानसून से। यहाँ पर उत्तरी मैदानों में जो जाड़े के टाइम पे बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर बात हो रही है 2004 में जो सुनामी आई थी, तो भारत के किन तटों में से कौन सर्वाधिक
सर्वाधिक जो है वो दुष्प्रभावित हुआ था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस हुआ था, अफेक्ट हुआ था, वो किस पे हुआ था? मालाबार तट पे, कोंकण पे, उत्तरी सरकार तट पे, या फिर कोरोमंडल। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? कोरोमंडल। ठीक है, अब जरा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कोरोमंडल तट से रिलेटेड कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय, यानी कि जो उसका अपक्षय है उसके कारण निर्मित हुई है? अब ये जलोढ़ मिट्टियां हैं, लेटराइट हैं, रेगुर हैं, या फिर ये कौन सी हैं? लाल मिट्टी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? रेगुर मिट्टी। अब बेसाल्ट के अपक्षय की वजह से रेगुर मिट्टी बनी है, और इसी को क्या बोला जाता है? ब्लैक सॉइल बोला जाता है। और ब्लैक सॉइल जो है वो आपकी कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, मेनली अगर हम कहें तो डेक्कन ट्रैप में ये फैली हुई है। अब स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें महाराष्ट्र आ जाएगा आपका, मध्य प्रदेश आ जाएगा, गुजरात यहाँ पर आ जाएगा, इसके अलावा जो है आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा और कर्नाटक आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे स्टेट्स हैं डेक्कन ट्रैप में, और जहाँ पर ये मिट्टी जो है फैली हुई है इसी को काली मिट्टी बोला जाता है, इसी को रेगुलर मिट्टी बोला जाता है, और यही जो है फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है और एक रीज़न दिया हुआ है। स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है कि भारत की नाविकीय नीति में निहित है कि यह अपने नाविकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है? कि भारत नाविकीय यंत्र नहीं बनाएगा। ठीक है, नाविकीय यंत्र भारत जो है वो नहीं बनाएगा। सो ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है कि इंडिया कभी भी रेडी नहीं है कि कोई बाहर से आके इंस्पेक्शन करे। ठीक है, वहीं जो दूसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, जिसमें का जो है वो सत्य है और जो उसका कारण है वो यहाँ पर असत्य है। ठीक है, मतलब कथन सत्य है और कारण जो है वो कैसा है? असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, दक्षिणी गंगोत्री ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में, या फिर अंटार्कटिक में? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि अंटार्कटिक। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी? दक्षिणी गंगोत्री की, तो दक्षिणी गंगोत्री यहाँ पर एक आपका अंटार्कटिका में हिंदुस्तान की तरफ से जो पहला अनुसंधान केंद्र था वो खोला गया था, जिसका नाम क्या था? दक्षिणी गंगोत्री। ईयर कौन सा था? 1984 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा स्थायी शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित करा गया आर्कटिक में वो है आपका मैत्री। इसको भी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दे रखा है कि 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात यानी कि पिक्चर आस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्श विभेदन यानी कि डिस्प्ले रेजोल्यूशन 180 पिक्सल, इसका अर्थ क्या है? सो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका 1920x180 पिक्सल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है इसमें बात करी गई है यहाँ पर कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? अब ये सोडियम है, पोटेशियम है, प्लूटोनियम है या फिर यूरेनियम? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? प्लूटोनियम। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर बम फेंका गया था उसका नाम क्या था? फैट मैन। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नाम का जो बम था वो नागासाकी पर गिराया गया था और उसमें प्लूटोनियम जो था उसका यूज करा गया था विस्फोटक के रूप में। दूसरा बम जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, कहाँ पर? हिरोशिमा पर, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। इसको भी याद रखिएगा। इसमें जो यूज हुआ था वो क्या था आपका? यूरेनियम। सो फैटमैन, ठीक है, फैटमैन की बात करें तो इसमें यूज हुआ था क्या? प्लूटोनियम। और वहीं लिटिल बॉय जो दूसरा बम हिरोशिमा पर गिराया गया तो उसमें क्या यूज हुआ था? यूरेनियम। सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप हर वीडियो की तरह आपको इस वीडियो में भी अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर अच्छे लगे होंगे और जो एक्सप्लेनेशन रहा था वो भी आपको सही लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। सो इसके साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए थे और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक ज़रूर करिएगा पसंद आया है तो,
और कमेंट ज़रूर करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बताइएगा, क्या आप जानते हैं। इसके अलावा कोई सजेशन हो, कोई आपका फीडबैक हो, उसको भी ज़रूर मेंशन करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।